चलो देखो बच्चों, इसके पिछले क्लास में हम लोग प्रथम कोटि अभिक्रिया पर कुछ क्वेश्चन देखे थे और आज हम लोग प्रथम कोटि अभिक्रिया का फुल लाइफ देख रहे हैं। तो फुल लाइफ क्या होता है जरा देखें। फुल लाइफ मतलब पूर्ण अभिक्रिया, मतलब कंप्लीट हो जाएगा। जैसे हाफ लाइफ हम लोग पढ़े थे अर्धायुकाल, तो ये फुल लाइफ है, मतलब पूरा रिएक्शन हो जाएगा। तो देखिए फुल लाइफ में एक्स हमको क्या लेना पड़ेगा, ये लेना पड़ेगा। एक्स क्या होता था, अभिक्रिया में खर्च अभिकारक के सांद्रता। तो हाफ लाइफ में एक्स जो हम लिए थे a/2 लिए। हाफ लाइफ में जो पढ़ा है, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ही है। तो हाफ लाइफ में हम x का वैल्यू a/2 लिए थे, लेकिन यहाँ पर x का वैल्यू a लेंगे। क्यों? क्योंकि फुल लाइफ है, मतलब कंप्लीट रिएक्शन हो रहा है, और कंप्लीट रिएक्शन होगा तो 100% खत्म हो जाएगा, मतलब जो अभिकारक लिए वो कंप्लीट प्रोडक्ट में बन जाएगा। तो जो शुरू के सांद्रता लिए थे वो ये लिए थे, अगर ये 100% खत्म हो जाएगा, कंप्लीट रिएक्शन हो जाएगा, तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो x होता है अभिक्रिया में खर्च अभिकारक के सांद्रता, यानी पूरे के पूरे खर्च हो जाएगा। तो x बराबर a। अब हम लोग देखिए यहाँ से लिखे थे एक t बराबर 2.303/k log a/a माइनस x। अब t बराबर 2.303/k log a है, रहने दें a भी, और x के जगह पर a ले लें। तो देखिए t बराबर 2.303/k log a/0। अब 0 से किसी चीज में भागा दीजिएगा तो अनंत हो जाएगा, इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी से गुना होगा मतलब इन्फिनिटी। तो आप चलो देखो t बराबर इन्फिनिटी, मतलब यहाँ से t क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। t क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। तो फुल लाइफ है क्या, तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया जो 100% पूर्ण हो जाता है उसे फुल लाइफ कहा जाता है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं वैसा रासायनिक अभिक्रिया जो 100% पूर्ण हो जाता है उसे फुल लाइफ कहा जाता है, उसे फुल लाइफ कहा जाता है। मतलब वैसा रासायनिक अभिक्रिया जो 100% पूर्ण हो जाता है। फुल लाइफ, हाफ लाइफ मतलब आधा हो रहा था, तो फुल लाइफ मतलब क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया जो 100% पूर्ण होता है उसे फुल लाइफ कहा जाता है। अब चलिए t इन्फिनिटी वाली, मतलब हम कह सकते हैं कि प्रथम कोटि अभिक्रिया का फुल लाइफ अनंत होता है। प्रथम कोटि अभिक्रिया का फुल लाइफ क्या है, इन्फिनिटी है कि नहीं। तो लिख सकते हैं हम यहाँ पर प्रथम कोटि अभिक्रिया का फुल लाइफ इन्फिनिटी होता है, यानी अनंत होता है, इन्फिनिटी होता है। देख लीजिए यहाँ से स्पष्ट है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया का ही देखें तो प्रथम कोटि अभिक्रिया का फुल लाइफ का मान क्या है, इन्फिनिटी। मतलब प्रथम कोटि अभिक्रिया का फुल लाइफ नॉट डिटरमाइन, मतलब यहाँ डिटरमाइन नहीं, अनंत आ गया तो डिटरमाइन नहीं हो। क्लियर। अब हम लोग देखेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन। चलो देखो बच्चों, जीरो ऑर्डर रिएक्शन शून्य कोटि
अभिक्रिया, शून्य कोटि अभिक्रिया। शून्य कोटि अभिक्रिया क्या है? तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसके अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रता से स्वतंत्र होता है उसे शून्य कोटि अभिक्रिया कहा जाता है। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रता से स्वतंत्र होता है उसे शून्य कोटि अभिक्रिया कहा जाता है। तो चलिए देखिए, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसका अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रता से स्वतंत्र होता है उसे शून्य कोटि अभिक्रिया कहा जाता है। मतलब वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसकी अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रता से स्वतंत्र होता है उसे शून्य कोटि अभिक्रिया कहा जाता है। या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसकी अभिक्रिया की दर नियत, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जो नियत दर से होता है उसे शून्य कोटि अभिक्रिया कहा जाता है। तो चलिए उसको भी हम लिख देते हैं। दूसरा डिफिनेशन, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जो नियत दर से होता है, नियत दर से होता है उसे शून्य कोटि अभिक्रिया कहा जाता है। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जो नियत दर से होता है, मतलब कांस्टेंट रेट से होता है, मतलब रेट उसका क्या हो जाता है? कांस्टेंट, मतलब नियत दर से होता है उसे शून्य कोटि अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे देख लीजिए, ए प्रोडक्ट बनाया बी। अब देखिए तो जरा इसको लिखेंगे R बराबर के इंटू ए के सांद्रता, वेग नियम समीकरण ऐसे, और शून्य कोटि तो यहाँ दे देंगे 0, तो ये क्या हो जाएगा? शून्य कोटि अभिक्रिया हो जाएगा कि नहीं। अब कोई चीज़ पर भी पावर 0 का वैल्यू 1, मतलब R बराबर के, इस पर पावर 0 हम क्यों दिए? शून्य कोटि अभिक्रिया के चलते, क्योंकि अभिक्रिया की कोटि क्या होता है? तो दिए गए वेग नियम समीकरण में अभिकारक के सांद्रता पर उत्पन्न घात के योगफल, तो उत्पन्न घात इस पर क्या है? 0 दे दिए, तो ये क्या हो गया? अभिक्रिया कोटि शून्य, मतलब शून्य कोटि अभिक्रिया यही है। तो कोई चीज़ पर भी पावर 0 वैल्यू कितना? 1, यानी R बराबर के, मतलब अभिक्रिया की दर जो है अभिकारक के सांद्रता से स्वतंत्र है, उससे इस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये R बराबर के, मतलब अभिक्रिया की दर कांस्टेंट है कि नहीं, तो जो नियत दर से होता है उसे भी शून्य कोटि अभिक्रिया कर सकते हैं। या वैसा रासायनिक अभिक्रिया जो अभिकारक के सांद्रता से स्वतंत्र होता है उसे शून्य कोटि अभिक्रिया कर सकते हैं। अब चलिए इसका हम ग्राफ देख लेते हैं। इधर देते हैं R यानी दर, और इधर नीचे क्या? सांद्रता। मतलब सांद्रता, इसका ग्राफ कैसा आएगा? देखिए ये आएगा ग्राफ, यानी ये ग्राफ बता रहा है कि सांद्रता बढ़े चाहे घटे अभिक्रिया की दर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
देख लीजिए, सांद्रता बढ़ भी रहा है तो भी अभिक्रिया की दर एकदम कांस्टेंट है। ये ग्राफ बता रहा है कि सांद्रता बढ़े चाहे घटे, अभिक्रिया के दर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्लियर? अब चलो देखेंगे हम लोग यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सॉरी फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो शून्य कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक, शून्य कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक वेग स्थिरांक का मात्रक। अब हम लिखे थे r बराबर के इंटू ए के सांद्रता को पावर 0, यानी r बराबर के। तो r बराबर के यानी जो r का यूनिट होगा वही k का यूनिट होगा। r का यूनिट क्या होता है? मोल पर लीटर पर सेकंड। इसका यूनिट रख देते हैं तो इसका यूनिट हो जाता है मोल पर लीटर पर सेकंड बराबर के, यानी k का मात्रक हो गया मोल पर लीटर पर सेकंड। वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होगा? मोल पर लीटर पर सेकंड। किसका? शून्य कोटि अभिक्रिया का। तो मतलब यहाँ से हम बोल सकते हैं कि शून्य कोटि अभिक्रिया में अभिक्रिया की दर तथा वेग स्थिरांक समान होता है तथा इसके साथ साथ इसका मात्रक भी समान होता है। देखिए ना, r बराबर के, तो जो r का यूनिट होगा वो k का, और r का यूनिट हम लोग पढ़े थे मोल पर लीटर पर सेकंड। तो मोल पर लीटर पर सेकंड, तो k बराबर हो गया मोल पर लीटर पर सेकंड। क्लियर? तो हम यहाँ से लिख देंगे शून्य कोटि अभिक्रिया में अभिक्रिया की दर एवं वेग स्थिरांक समान होता है तथा इसके साथ मात्रक भी समान होता है। क्लियर? मतलब शून्य कोटि अभिक्रिया में अभिक्रिया की दर एवं वेग स्थिरांक समान होता है तथा इसके साथ साथ मात्रक भी समान होता है। देख लीजिए, r बराबर के और इसका यूनिट भी क्या होगा? समान हो। क्लियर? अब चलिए जरा अब हम लोग देखेंगे काइनेटिक इक्वेशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। काइनेटिक
काइनेटिक इक्वेशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, मतलब शून्य कोटि अभिक्रिया का गतिज समीकरण या व्यंजक भी बोलते हैं। शून्य कोटि अभिक्रिया का गतिज समीकरण, गतिज समीकरण। चलिए देखिए, शून्य कोटि अभिक्रिया का गतिज समीकरण या व्यंजक भी बोला जाता है इसको। तो देखिए, ए लिए बनाए हैं हम बी। शुरू में टाइम क्या होता है? 0। इस समय इसका सांद्रता हमने लिया स्मॉल ए, प्रोडक्ट क्या होगा? 0। कुछ देर के बाद देखें, टाइम को हम कर देते हैं यहाँ t, मतलब t टाइम पर देखें तो ये बचल था a माइनस एक्स और e क्या? x। मतलब यहाँ चेंज जो होता है, मतलब यहाँ कुछ देर रिएक्शन होगा तो चेंज होगा, तो ये माइनस एक्स तो प्लस एक्स। तो ये हम देखें, टाइम ले लिए यहाँ क्या? t, मतलब t टाइम पर जब हम देखे हैं तो ये बचल है a माइनस एक्स, यानी x खर्च हुआ है, तो बना कितना होगा? x। अब हम चलिए तो r बराबर k इंटू ए के सांद्रता पर पावर g। कब? यहाँ से इस समीकरण से यही होगा, देख लीजिए आप। वेग नियम, r बराबर k इंटू ए के सांद्रता, शून्य कोटि अभिक्रिया है तो इस पर पावर क्या देना पड़ेगा? 0। इसको हम कर देते हैं RT, मतलब t समय पर अभिक्रिया की दर। t समय पर अभिक्रिया की दर RT बराबर k, और t समय पर a का सांद्रता कितना है? a माइनस एक्स। तो a माइनस एक्स पर पावर 0, तो जिस पर भी पावर 0 रहेगा, ध्यान दीजिएगा, इससे हमको कोई मतलब ही नहीं। जब अभिकारक के सांद्रता से स्वतंत्र होता है तो फिर कुछ देखना ही नहीं, लेकिन हम आपको समझा रहे हैं कि a से क्या बना? b। प्रारंभ टाइम, जिस समय रिएक्शन होता है उस समय टाइम क्या है? 0। तो इसका सांद्रता स्मॉल a m, तो प्रोडक्ट अभी क्या है? 0। कुछ देर के बाद देखें टाइम t पर, तो ये बचा कितना? a माइनस एक्स, तो ये बना कितना? x, क्योंकि खर्च कितना हुआ? x, तो ये बना है कितना? x। तो r बराबर k इंटू ए के सांद्रता पर पावर 0, क्योंकि यहाँ वेग नियम समीकरण लिखे, पावर 0 देंगे तब शून्य कोटि अभिक्रिया होगा। अब ध्यान दीजिए, t समय पर अभिक्रिया की दर, तो RT हम यहाँ करेंगे, और t समय पर a के सांद्रता कितना है? इसका सांद्रता कितना है? a माइनस एक्स, तो k इंटू ए माइनस एक्स, इस पर भी पावर 0, मतलब 0 बराबर कुछ नहीं, ये 0 देंगे तो इसका 1 हो जाएगा वैल्यू, यानी RT बराबर k। और RT को मतलब t समय पर अभिक्रिया की दर, t कुछ बता नहीं रहा t समय पर अभिक्रिया की दर, और r को जगह पर हम लिखते थे dx बटे dt और बराबर k। क्लियर? अब आइए जरा इधर, dx बटे dt बराबर k। चलिए इसको dt को उधर ले चल जाते हैं, तो dx बराबर k dt, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो dx का इंटीग्रेशन x बराबर k कांस्टेंट बाहर, और dt का इंटीग्रेशन t और प्लस c, कांस्टेंट को जोड़ दिया जाता है, तो आ गया x बराबर kt प्लस c। c क्या है? कांस्टेंट। देख लीजिए, dx का इंटीग्रेशन x बराबर k कांस्टेंट है, बाहर कर दिया, और dt का इंटीग्रेशन t और प्लस क्या? c कांस्टेंट जोड़ दिए। यहाँ लिख देते हैं बाई इनिशियल कंडीशन, इनिशियल कंडीशन यानी प्रारंभिक शर्त के द्वारा। इनिशियल कंडीशन मतलब प्रारंभिक शर्त के द्वारा। तो प्रारंभ में टाइम क्या है? 0, और x क्या है प्रारंभ में? 0, तो x हो गया 0। देख लीजिए यहाँ से शुरुआती जब रिएक्शन है तो टाइम क्या है? 0। टाइम क्या है? यहाँ देखिए 0, और x क्या है? 0, तो t भी 0, x भी 0। अब इसमें हम रख देते हैं, तो x बराबर t का वैल्यू 0 रखेंगे, kt है ना, प्लस c है, तो यहाँ t का वैल्यू 0, तो x बराबर ये हो जाएगा k गुने 0 प्लस c, यानी c बराबर x, ये पूरा 0, तो c बराबर x। अब ध्यान दीजिए, इस समीकरण में हम एक सेकेंड टाइम को रखे 0 और x को भी रखेंगे ना 0। ध्यान दीजिएगा यहाँ से
यही था समीकरण x बराबर के टी। तो x का वैल्यू 0 तो ये आ जाएगा 0 बराबर ई के टी का वैल्यू 0 रखें के गुने 0 तो ये भी 0 है प्लस सी, यानी सी का मान क्या आ गया 0, सी का वैल्यू 0। ध्यान दीजिए यहाँ बाई इनिशियल कंडीशन लिखे मतलब प्रारंभिक शर्त के द्वारा। तो प्रारंभ में टाइम 0 था और x का वैल्यू भी प्रारंभ में 0, t बराबर 0 x बराबर 0, x बराबर के टी प्लस सी, तो x बराबर के टी प्लस सी, x का वैल्यू यहाँ से रख देंगे हम तो ये 0, t का वैल्यू यहाँ से रख देंगे इसमें तो ये भी 0, तो c बराबर क्या आ जाएगा 0। अब चलिए यहाँ से तो c का वैल्यू इसमें रख देंगे तो x बराबर के टी प्लस सी था और c का मान 0, यानी x बराबर के टी। यही आ गया शून्य कोटि अभिक्रिया का गतिज समीकरण मतलब काइनेटिक इक्वेशन। इक्वेशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर। x क्या है विक्रिया में खर्च विकारक की सांद्रता आप लोग जानते ही हैं। अब अगर ये k को हटा देंगे तो x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल t मतलब शून्य कोटि अभिक्रिया में विकारक के खर्च सांद्रता समय के सीधा समानुपाती होता है। तो यहाँ लिख देते हैं शून्य कोटि अभिक्रिया में शून्य कोटि अभिक्रिया में अभिकारक के खर्च सांद्रता समय के सीधा समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। ध्यान दीजिएगा ये c का वैल्यू वहां से 0 निकाल लिए तो इसमें रख दिए x बराबर के टी प्लस सी, तो c का वैल्यू 0 तो x बराबर के टी। और ये हटाएंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन आ जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है, रेती हटाएंगे तो x बराबर के टी। तो यानी k को हटा दिए तो x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल t, यानी बता रहा है कि जैसे जैसे समय बढ़ेगा तो खर्च विकारक की सांद्रता बढ़ेगा। किसमें? शून्य कोटि अभिक्रिया। यानी इससे पता चला जैसे हम यहाँ पे देते हैं टाइम और यहाँ देते हैं x, अगर ये 1 आवर है तो ये 10% है, तो ये अगर 2 आवर हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 20%, अगर 3 आवर हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 30%, अब अगर ये 4 आवर हो जाएगा तो हो जाएगा 40%। सीधा समानुपाती का मतलब यही होगा कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, जितना से टाइम बढ़ेगा उतना से अभिकारक ये सांद्रता अभिक्रिया में खर्च अभिकारक की सांद्रता बढ़ेगा। मतलब 1 आवर तो 10%, अगर ये दुगना हो तो भी दुगना हो जाएगा। क्लियर। मतलब शून्य कोटि अभिक्रिया में जो है अभिक्रिया की दर जो है जैसे जैसे शून्य कोटि अभिक्रिया में जैसे जैसे टाइम बढ़ता है अभिक्रिया में खर्च अभिकारक की सांद्रता बढ़ता है। क्लियर। अब चलो जरा इसमें हम एक ग्राफ अगर देखना चाहे तो देख लेंगे। देखिए x बराबर के टी हम लाए थे ना, x बराबर के टी। अच्छा अगर हम x को ऐसे लिख दें माइनस AT बराबर KT। ध्यान दीजिएगा हम कहना क्या चाहते हैं, x क्या था अभिक्रिया में खर्च अभिकारक की सांद्रता था, तो खर्च सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता ये लिए है, जब टाइम 0 है तो शुरुआती सांद्रता है, और ये t टाइम पर सांद्रता
तो प्रारंभ में जो घटा देंगे टी टाइम पर वही हो जाएगा x, जो अभिक्रिया में खर्च हुआ। तो अभिक्रिया में खर्च हुआ, ध्यान दीजिएगा, x क्या है, अभिक्रिया में खर्च अभिकारक के सांद्रता, और x बराबर kT हम लाए थे, और यहाँ पर लिखे हैं A सांद्रता, और ये 0 दिए हैं, मतलब 0 समय पर सांद्रता, यानी प्रारंभिक सांद्रता जो ये लिए थे वो, और यहाँ A के सांद्रता T दिए हैं, मतलब T टाइम पर A का सांद्रता, क्योंकि अगर हम A प्रारंभिक लिए थे तो T टाइम पर कुछ खर्च होगा कि नहीं होगा, तो उसको हम घटा दिए, तो जो प्रारंभ में जो खर्च हुए वो घटा दिए हैं, मतलब जो टी टाइम पर है उसको हम घटा दिए, तो जो खर्च हुआ वो निकल गया। तो हम देखिए तो इतना, अब ए नोट को जो है हम उधर भेज देते हैं, तो माइनस ए टी बराबर के टी और माइनस 0 समय पर एक सांद्रता। अच्छा, माइनस इधर भी उधर भी अच्छा नहीं लग रहा, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ए टी हो जाएगा बराबर ई माइनस इसमें गुना हो जाएगा, तो के टी माइनस और प्लस ए 0 समय, यहाँ ये 0 जो है समय बता रहा है, मतलब 0 समय पर ए का सांद्रता लिया। अब देखिए हमारा आ गया एक इक्वेशन y बराबर माइनस एम एक्स प्लस सी, और इसका ग्राफ अगर हम खींचना देख चाहेंगे तो ध्यान दीजिएगा, y के जगह पर हम दे देंगे ए टी और x के जगह पर दे देंगे हम t। अब इसका ग्राफ अगर खींचेगा तो देखिए ग्राफ यही आएगा, और स्लोप क्या होगा, तो m होगा, यानी माइनस ए, यानी tan थीटा इसका क्या होगा माइनस ए, और इंटरसेप्ट हो जाएगा ए नोट, इसी जो है अंतःखंड होता है इंटरसेप्ट, यही है इंटरसेप्ट। तो अगर ग्राफ देखा जाएगा कि t समय पर, मतलब t समय पर इसका सांद्रता ऐसे भी लिख सकते हैं, a माइनस एक्स था कि नहीं, a के सांद्रता यही ना था, तो a माइनस एक्स और t के बीच अगर ग्राफ बोले, चाहे देखिए बुक में ये रहता है a t, तो बहुत सारे टीचर जो ये लिख देंगे तो गड़बड़ाइए जाएगा, तो इसलिए हम a t भी लिख दिया a माइनस एक्स, क्योंकि t समय पर a के जो सांद्रता था वो क्या था, a माइनस एक्स था, तो इसलिए इसके बीच ग्राफ खींचेंगे तो इतना आ जाए। क्लियर? चलो।